हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई। अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं और आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे भाई, और आप अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल तैयारी नहीं की है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत सुनहरा ऑफर ले आया है। ऑफर क्या है मेरे भाई कि अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, और आर्ट्स क्लास में जितना भी सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो चाहे आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो मेरे प्यारे भाई, या होम साइंस हो मेरे प्यारे भाई, या आपका हिंदी क्यों ना हो, ठीक है, आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैं प्रत्येक आर्ट्स में जितना भी सब्जेक्ट दिया है मेरे प्यारे भाई, सबका मैं 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ यूट्यूब पर फ्री में। सबका मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, सबका मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये 150 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, रट करना है। प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट का 150 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे भाई। और इसी 150 क्वेश्चन से आपका 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आपको, वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहीं से 50 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का सिलेक्टेड 150 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, पूछा गया क्वेश्चन रहेगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ये 150 सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। इसी में से आप देखिए ज्योग्राफी में होता है क्या ना कि आपको दुनवरिया में 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 10 ही क्वेश्चन को टच करना है मेरे भाई, 10 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मैं 150 क्वेश्चन करा दूंगा, और इसी 150 क्वेश्चन में से 100% आपका 50 मार्क्स जो है आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज से करेंगे, और मैं प्रत्येक वीडियो में मेरे प्यारे भाई प्रत्येक वीडियो में मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, और पूरा 150 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो डेली आपको तैयार रहना है, और डेली आपको मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा एक वीडियो में, तो 10 क्वेश्चन आज ही याद कर लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण, है ना, स्थानिक वितरण का विवेचना कीजिए। अर्थात कहने मतलब यह है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है उसका क्या करना हमें, है ना, तो उसको विस्तार पूर्वक में हमें बताना है। भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लो कि जनसंख्या घनत्व आखिर ये होता क्या है मेरे प्यारे भाई। जनसंख्या घनत्व आखिर ये क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे मेरे प्यारे भाई, ये जान लो आप, ठीक है। देखो किसी क्षेत्र के अंदर, किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई मान लो कि जगन्नाथपुर का हो गया, एक आपका क्षेत्र हो गया, और जगन्नाथपुर में 1 किलोमीटर के अंदर जितना भी लोग रहेंगे मेरे प्यारे भाई, जितना भी लोग रहेंगे 1 किलोमीटर के अंदर, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व बोलेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है उसको विस्तार पूर्वक बताइए मेरे भाई। तो आइए इसको जानते हैं, इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे भाई कि भारत में जो लोग रहते हैं ना, भारत में जो लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं मेरे प्यारे भाई। कह रहा है कि भारत में क्या कर रहा है यहाँ पे, भारत में जनसंख्या घनत्व मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत में जो लोग रहते हैं ना 1 किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। आकर है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कहने मतलब यह है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है मेरे भाई, तो बिहार है। और बिहार में, है ना, बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर जो रहते हैं लोग 1106 लोग रहता है बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद कर रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है मेरे प्यारे भाई। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व है मेरे प्यारे भाई क्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब क्या है
कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर कितना लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। बस इतना आपको बता देना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको ऐसे बताना है, देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत में 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, और बिहार में जो है ना, बिहार है, ठीक है। उसका जिसका जनसंख्या घनत्व यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार में 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। उसके बाद करा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव भी निकल जाता है मेरे भाई कि भारत में है ना, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन, भारत में सबसे अधिक है ना जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है मेरे भाई, ठीक है, तो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाता है। तो इसका आंसर हुआ मेरे भाई, आपको याद हो जाएगा आप जब पढ़ेंगे इसको तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है दूसरा, है ना, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कुल कृषि जनसंख्या में है निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कुल कृषि जनसंख्या में है ना निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व बराबर होता है मेरे प्यारे भाई कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि जनसंख्या। अगर देखिए मान लीजिए कि कुल कृषि जनसंख्या जो है ना 16,000 है, कितना है 16,000, और निवल कृषि जनसंख्या जो है ना मान लीजिए 4,000 है। इसको जब आप कटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो निकल कर आया यही हो गया हम लोग का, क्या हो गया, कृषि घनत्व हो गया मेरे प्यारे भाई। आपको समझ में आया क्या, क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो प्यारे भाई, ठीक है। क्या है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो लिखा गया है भूगोल का वह भाग जिसमें आयु लिंग का विश्लेषण है ना, कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो ये भूगोल का एक भाग है जिसमें हमें पता लगाया जाता है कि कितने लोग कितने आयु के, मतलब कितने लोग 50 वर्ष के हो गए हैं, कितने लोग 20 वर्ष के हैं, कितने लोग 75 वर्ष के हैं, है ना। एक जनगणना होता है, ठीक है। जनगणना के तहत हमें पता लगता है कि कितने लोग कितने उम्र के हैं, ठीक है। उसके बाद पता लगता है कि कितने लिंग के बारे में पता लगता है कि मतलब कितना लोग पुरुष है, कितने लोग स्त्री हैं। बात आपको समझ में आया, है ना। उसके बाद निवास का स्थान करने मतलब ये पता लगाया जाता है कि कितना लोग जो है गांव में रहते हैं और कितना लोग जो है शहर में रहते हैं, ठीक है। मानव जाति के लक्षण जनजाति अर्थात कहने मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई कि इसे जनसंख्या संगठन से हमें यह भी पता लगता है कि कितने लोग है ना किस जाति के हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग ईसाई हैं, ये सब के बारे में पता लगता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। भाषा का पता में लगता है कितना कौन भाषा, भोजपुरी, कितना लोग भोजपुरी बोलते हैं, कितना लोग इंग्लिश बोलते हैं, कितना लोग हिंदी बोलते हैं, ये सब के। धर्म, विवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन करते हैं, उससे जनसंख्या का संगठन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये रहा 3 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसको आप बढ़िया से अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तो 100% याद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो इसको देखिए मैं प्रत्येक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, मैं प्रत्येक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा और डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन रट लेना है। मैं आपको टोटल 150 क्वेश्चन कराऊंगा भूगोल से मेरे प्यारे भाई, और इसी में से आपका एग्जाम में आएगा, ये तो मेरा गारंटी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे और बढ़े मेरे भाई। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन का है आइए जानते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो चलो मैं आपको अभी 150, मैंने अभी बताया आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको इतना याद कर लेना है इसमें, ठीक है। इसमें से देखिए आपके ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 10 ही टॉस करना है, यानी 10 ही को बनाना है, ठीक है मेरे भाई। जिसमें से अगर आप 150 क्वेश्चन याद कर ले रहे हो भैया, इसमें से 12-13 तक जरूर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है, लिखिए, ठीक है ना। का क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको समझा देता हूँ, देखना,
अगर कोई व्यक्ति एक बरस में कितना मेरे भाई, एक बरस में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ये नहीं भूल पड़ा गया है ना। अगर कोई व्यक्ति एक बरस में मेरे प्यारे भाई, एक बरस में है ना 183 दिन, कम से कम 183 दिन काम करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मुख्य श्रमिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, तो मुख्य श्रमिक बोलेंगे उसको, मुख्य श्रमिक बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक बरस में कम से कम 183 दिन काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मुख्य श्रमिक बोलेंगे। आया बात आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं नो। यहाँ पे लिखा गया है मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे, तो वह व्यक्ति जो एक बरस में कम से कम 183 दिन काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो मुख्य श्रमिक आपको पता लग गया कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसे हम लोग मुख्य श्रमिक कहेंगे। अब आता है नेक्स्ट, सीमांत श्रमिक क्या होता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में है ना, एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है मेरे प्यारे भाई, 183 दिन से कम काम करता है मेरे भाई, कम काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत श्रमिक। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत श्रमिक बोलेंगे। तो मुख्य श्रमिक किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन कम से कम काम करे, तो उसे मुख्य श्रमिक कहेंगे। सीमांत श्रमिक किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करे, ज्यादा नहीं 183 दिन से कम काम करे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसे सीमांत श्रमिक कहेंगे। आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवास किसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आंतरिक प्रवास किसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाता है मेरे प्यारे भाई, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाए मेरे प्यारे भाई, तो उसे हम लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैं बोलूं अपने देश के अंदर ही रहना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के अंदर एक स्थान से दूसरा स्थान तक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवास उसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देश के अंदर क्या है, पटना है कि नहीं है, और पटना से कोई चला जाए मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली, क्या चला जाए, दिल्ली चला जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे पटना भारत में ही है और दिल्ली भारत में ही है। तो कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाए अपने ही देश के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे आंतरिक प्रवास बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे लिखा गया आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं। देखो 4 टाइप के क्वेश्चन आएगा। आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं, आंतरिक प्रवास क्या है, आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हो। तो देश के भीतर यानी देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाना मेरे प्यारे दोस्तों आंतरिक प्रवास कहलाता है। अगर देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाना मेरे प्यारे दोस्तों आंतरिक प्रवास कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो सारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका मैं सटीक आंसर ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये छोटा, बहुत सारा छोटा आंसर। देखो एग्जामिनर के पास उतना टाइम थोड़ी कि आपका इतना बड़ा आंसर देके भाई, शॉर्ट आंसर दो लेकिन अच्छा से दो, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास दोनों सेम ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई कहे आंतरिक प्रवास और राष्ट्रीय प्रवास दोनों सेम ही होता है, एक ही होता है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है कि देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। वैसा ही देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाना मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आया आपको समझ में, आया आपको बात समझ में। तो आंतरिक प्रवास को ही बोल सकते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो कोई कहे कि राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो देश के अंदर एक जगह से है ना दूसरे जगह जाना मेरे प्यारे दोस्तों
दूसरे जगह जाना राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास दोनों क्या होता है, सेम ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किससे कहेंगे मेरे प्यारे भाई। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, पूरा विश्व में हुआ ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, पूरा विश्व में हुआ, ठीक है। और राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, केवल अपना देश हुआ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहेंगे, एक देश से दूसरे देश में जाना मेरे प्यारे भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे मैं भारत में हूँ, भारत से अब मैं चला जाऊँ अमेरिका, तो भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है। तो भारत से मैं चला गया अमेरिका, जैसे मैं चला जाऊँ भारत से अमेरिका चला जाऊँ, मैं मान लो मैंने चला गया, है ना, भारत से मैंने चला गया सीधे अमेरिका चला गया मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, ठीक है। तो भारत भी आपका एक देश है, अमेरिका भी एक आपका देश है। तो एक देश से दूसरे देश में जाना क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, अपकर्ष कारक क्या है ना। अपकर्ष कारक क्या है, चाहे अपकर्ष कारक किससे कहते हैं, चाहे अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हो, सारा क्वेश्चन का जवाब एक ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया देखिए अपकर्ष कारक का मतलब क्या हुआ है कि किसी ना किसी वजह से अगर आपको अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़े, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकर्ष कारक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रोजगार के लिए बहुत कोई अपना घर छोड़ देता है, रोजगार के लिए, कमाने के लिए बहुत कोई अपना घर छोड़ के दूसरे हल्द्वानी लुधियाना दूसरे जगह चला जाता है कमाने मेरे प्यारे भाई, तो उसी को बोलते हैं अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक बोलते हैं उसको, ठीक है। चाहे शिक्षा के लिए आपके गांव में बेहतर शिक्षा ना मिले तो आप क्या करते हो, अच्छा शिक्षा पाने के लिए दूसरे गांव में चाहे दूसरे शहर में आप चले जाते हो, मोतिहारी पटना चले जाते हो, तो उसी को तो बोलते हैं अपकर्ष कारक मेरे प्यारे भाई। किसी ना किसी कारण से अपना घर छोड़ देना अपकर्ष कारक कहलाता है। जैसे लिखा गया यहाँ पे, वे कारक जो लोग की, है ना, विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करता है। अब जैसे मान लीजिए शिक्षा ही है, जैसे बेतिया, बेतिया किसके लिए प्रसिद्ध है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हमारे गांव में शिक्षा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बेतिया जाएंगे। तो बेतिया हमको खींच रहा है, अपने ओर खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसके पास भाई शिक्षा है और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए वो हमको खींच रहा है। पटना के फेमस भाई, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, तो पटना हमको अपने ओर खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है मेरे भाई, है ना। तो एजुकेशन हमको खींच ले रहा है ना। तो उसी को तो बोलते हैं अपकर्ष कारक बोलते हैं, वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित मतलब मजबूर कर देता है आने के लिए, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपकर्ष कारक बोलते हैं। तो अभी तक हम कितना क्वेश्चन कराए मेरे प्यारे भाई, 7 क्वेश्चन करा चुके अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों, 7 क्वेश्चन करा चुके, और 1 से लेकर 7 क्वेश्चन में आप बताएंगे आपको कितना समझ में आया। और आपको मैं 3 क्वेश्चन करा देता हूं, मैं प्रत्येक वीडियो में मेरे प्यारे भाई, मैं प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इस ऐसा 15 को वीडियो में बनाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। 150 क्वेश्चन जो है मैं सिलेक्ट करके रखा हूं मेरे प्यारे भाई, जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये बोलिए समझ में आया कि नहीं है, आगे होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़े मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या, आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास, राज्य का दे रहा है यहाँ पे, राज्य के नाम आ जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास में क्या अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया है जस्ट कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अभी मैं जस्ट बताया हूँ इसकी फैसले कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जाना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अभी मैं आपको जस्ट बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय प्रवास, अंतरराज्यीय, राज्य मतलब राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई, अगर अंतरराष्ट्रीय कर रहा है ना तो एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, अगर अंतरराज्यीय कर रहा है ना, राज्य की बात आ जाए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अप्रवास किसे कहेंगे, मतलब आना, उत मतलब क्या होना, उड़ जाना, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना अप्रवास कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जाना अप्रवास कहलाएगा प्यारे दोस्तों। जैसे मान लो मैंने चला गया पटना से पटना होता है ना, पटना से मैं चला गया मान लो कि दिल्ली, कहाँ चला गया, दिल्ली मेरे प्यारे दोस्तों। तो पटना से मैं गया दिल्ली, तो दिल्ली के लिए हो गया मैं अप्रवास, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरे जगह चला गया मेरे दोस्तों। लेकिन मैं अपना निवास स्थान में पहले कहाँ था, पटना से मैं कहाँ चला गया, दिल्ली। तो मैं पहले पटना था तो पटना को मैंने छोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको बोलेंगे उत्प्रवास, ठीक है।
क्या बोलेंगे इसको? उत्प्रवास बोलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, उत्प्रवास नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे, पहले मैं कहाँ था? पहले मैं पटना था, तो इसको बोलेंगे आप्रवास। आप्रवास। अब उड़ के मैं चला गया कहाँ? दिल्ली, तो इसको बोलेंगे उत्प्रवास। उत्प्रवास। ठीक है, समझ में आया? तो आप्रवास अपने निवास, सॉरी उत्प्रवास, प्रवास किसे कहेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाना अप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास मतलब उड़ जाना, अपने निवास स्थान को छोड़कर, अपने निवास, पहले मैं पटना था, अब मेरा निवास स्थान है, यहाँ से मैं छोड़कर, अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, दूसरे स्थान पर चला जाना मेरे प्यारे दोस्तों, उत्प्रवास कहलाएगा। अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चला जाना क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों को लिखे। मतलब प्रवास से संबंधित 3 प्रतिकर्ष कारक को लिखना है। कौन कौन ऐसे कारक है जो हमको अपना गांव छोड़ने को मजबूर कर देता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जगह छोड़ने को मजबूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया प्रवास के अपकर्षक के कारक। पहला कारक क्या है? रोजगार। रोजगार पाने के लिए लोग जो है ना अपने गांव को छोड़कर है ना दूसरे शहर में चले जाते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है? शिक्षा का बेहतर अवसर, है ना। कहने मतलब आपके गांव में, आपके नगरों में, आपके शहरों में अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है, तो आप शिक्षा पाने के लिए, बेहतर शिक्षा पाने के लिए आप दूसरे जगह चले जाते हैं। तीसरा क्या भाई? स्वास्थ्य बेहतर सुविधा। आपके गांव में अगर स्वास्थ्य की सुविधा ना हो तो आप मरते रहोगे? नहीं, अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह चले जाओगे जहां पे आपको ज्यादा स्वस्थ सुविधा मिलेगा, आप वहां पे चले जाओगे। नेक्स्ट है मनोरंजन के स्रोत। यहाँ पे बहुत कोई है जो मनोरंजन करने के लिए अपना गांव छोड़ देता है, अपना शहर छोड़ देता है और दूसरे शहर में चले जाता है। मनोरंजन मतलब बहुत सारी चीजों को देखता है। ठीक है, मनोरंजन करता है, इंजॉय करता है मेरे भाई। तो ये है इसका 3 कारक आ रहा है। यहाँ पे हम 4 कारक लिख दिए हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर सुविधा और मनोरंजन। ठीक है, तो आपको 3 ही लिखना है, मैं 4 लिख दिया हूँ, 4 भी लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन पूरा करा दिया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वाला वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 वाला वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 11 से कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, और इसी 150 क्वेश्चन में से आपको 13 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, 100% है, जिसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और पार्ट 2 के लिए आप रेडी रहेंगे। और डेली बाय डेली मैं जितना लिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपको उतना याद करना है डेली। ये नहीं जो मैं कल से याद करूंगा, नहीं, आज ही याद करूंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाई।